हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और लगातार आपका मैराथन क्लास चलने वाला है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे सी यू टी बी एड के टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन से रिलेटेड महा मैराथन, जिसमें टॉप क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे जो पिछले वर्षों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्लास का मतलब क्या है। CLASS क्लास का मतलब क्या है, ये CUT में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन है पहला है कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। सेकंड है कंप्लीट कंप्यूटर लिटरेट एंड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, या सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। इसका क्लास का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है एकेडमिक बेसिक सर्टिफिकेट, वार्षिक मूल्य प्रमाण पत्र, या वार्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट, या क्रेडिट के एकादमिक बैंक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ABC का मतलब होता है वार्षिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में एनुअल बैंक ऑफ क्रेडिट। तो A, B और C ये फुल फॉर्म है। ये भी CUT में पूछा जा चुका है पिछले साल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई थी। ऑप्शन है 99,300 करोड़ रुपया, 99,300 करोड़ रुपया, या 99,000 करोड़ रुपया, या 95,000 करोड़ रुपया, या 89,000 करोड़ रुपया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बजट में 2021 में जो शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया राशि आवंटित की गई थी वे थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 99,300 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य 2020 तक कितने लोगों को प्रशिक्षित करना है। ऑप्शन है 50 लाख, 100 लाख, 150 लाख, या 140 लाख लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2020 में तक लोगों को प्रशिक्षित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 मिलियन 100 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना है। भारत की वर्ष 2011 में जनगणना क्या थी। ये 2012 नहीं, 2011 में साक्षरता दर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 64%, 68%, 72%, या 74%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की वर्ष 2011 में जो साक्षरता दर थी वह थी 74%। 74% कुछ पॉइंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सत्य कथन को चूज कीजिए। पहला है कि NCERT एक वैश्विक परिषद है। AICTE MBBS पाठ्यक्रम का नियमन करती है। UGC एक वैश्विक परिषद है। ऑप्शन नंबर डी है कि BCI कानून की शिक्षा का नियमन करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर एक कि NCERT एक वैश्विक परिषद है, और डी कि BCI कानून की शिक्षा का नियमन करती है। तो दोनों ए और डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि NACC NAC द्वारा जारी नवीन प्रमाण प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑनलाइन मूल्यांकन का 70% है, सभी मूल्यांकन ऑनलाइन होते हैं, और ऑप्शन सी है कि सहोत्तर मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, देयर इज नो पीयर वैल्यूएशन, या 30% सहोत्तर मूल्यांकन का अंश 30% है। ये ऑप्शन नंबर डी होगा कि सहोत्तर मूल्यांकन का अंश 30% है। तो नेक द्वारा जारी नवीन प्रमाण प्रारूप जो था वह था ऑप्शन नंबर ए कि ऑनलाइन मूल्यांकन का 70% होगा, और ऑप्शन नंबर डी कि 30% जो होगा वो सहोत्तर मूल्यांकन का होगा। कि NCERT के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन 2 है कि NCERT में शिक्षा में अनुसंधान का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन 3 है कि NCERT में पूर्व शिक्षक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। या 4 है NCERT शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के मानकों का निर्धारण नहीं करती है। आपको कथन सही चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, और ऑप्शन नंबर आपका 4 भी राइट हो जाएगा कि NCERT शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के मानकों का निर्धारण नहीं करती है।
ये काम एनसीईआरटी का नहीं है बल्कि एनसीटीई का है। अब बाकी आपके ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसके तहत भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों में एशियाई और अफ्रीकी छात्रों के दाखिले के लिए इंडिया एसएटी सेट परीक्षा शुरू की गई करेगी। ऑप्शन है भारत में शिक्षित एजुकेटेड इन इंडिया, भारत में कौशल स्किल इन इंडिया, भारत में पढ़े रीड इन इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है भारत में अध्ययन स्टडी इन इंडिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 भारत में अध्ययन स्टडी इन इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शिक्षा समिति की रिपोर्ट का शीर्षक टूवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी था? ऑप्शन है जनार्दन रेड्डी समिति, TRS सुब्रह्मण्य समिति, या ऑप्शन नंबर 3 राममूर्ति समिति, या ऑप्शन 4 कोठारी समिति। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 राममूर्ति समिति का जो टाइटल था वह था टूवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। अगस्त 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा घोषित एक पहल निष्ठा का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन है सामाजिक मानवतावादी और तकनीकी समग्र प्रगति पर राष्ट्रीय पहल। ऑप्शन सेकंड है स्कूल प्रमुखों और प्रशिक्षण और समग्र प्रगति पर राष्ट्रीय पहल। ऑप्शन थर्ड है कि स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति पर राष्ट्रीय पहल। ऑप्शन 4 है कि स्कॉलास्टिक मानवतावादी तकनीकी और समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो निष्ठा का जो फुल फॉर्म है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है कि स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति पर राष्ट्रीय पहल। तो ध्यान रखिएगा कि निष्ठा की जो स्थापना हुई थी वे हुई थी अगस्त 2019 में, और किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ये दो चीज याद कीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है निष्ठा, स्वयं, प्रेरणा या दीक्षा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 निष्ठा। निष्ठा की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कब? अगस्त 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल का नाम बताइए। ऑप्शन है ज्ञानवाणी, विद्यावाणी, युवावाणी या शिक्षावाणी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानवाणी है इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल। उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित होता है। उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित है। ऑप्शन है शिक्षण का तर्क, शिक्षण का निदान, शिक्षार्थी का निदान, छात्रों का मूल्यांकन या शिक्षक दक्षता बैंक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वह आधारित होता है शिक्षार्थी का निदान पे। शिक्षक पहले निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करता है। उसके उपरांत वे अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करता है। इसलिए पहले क्या होगा? निदान होगा, उसके बाद क्या होगा? उपचार होगा। जैसे कोई पेशेंट होता है तो उसका पहले क्या किया जाता है? डायग्नोस्टिक होता है, उसके बाद रेमेडी होता है। तो वही है निदानात्मक परीक्षण और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायग्नोस्टिक टीचिंग और उपचारात्मक को बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो पहले निदान होगा बच्चे का, निदानात्मक शिक्षण होगा, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होगा। उद्देश्यों का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सीखने का अनुभव, संक्षिप्त परिणाम, शैक्षिक उपलब्धि या इच्छित सीखने के परिणाम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी सीखने के उद्देश्य का जो अर्थ होता है वे होता है इच्छित सीखने के परिणाम। कौन रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन के रूप में उपकरण नहीं है? ऑप्शन असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म एंड परीक्षा, प्रश्नोत्तर और पहेलियाँ। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टर्म और जो परीक्षाएं होती है वे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होती है। बाकी असाइनमेंट, मौखिक परीक्षाएं और प्रश्नोत्तर और पहेलियाँ जो होती हैं ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन क्यों होना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को यह महसूस करना चाहिए कि वह अनिवार्य है, या बच्चों को अधिकार स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 3 है कि बच्चों को संगठित और व्यवस्थित कार्य के लाभों का एहसास होना चाहिए, या ऑप्शन 4 है यदि वे शिक्षक बनना चुनते हैं तो इससे उन्हें मदद मिलेगी। तो कक्षा में अनुशासन इसलिए होना चाहिए कि बच्चों को सुसंगठित और व्यवस्थित कार्य के लाभों का एहसास हो, जानकारी हो कि कक्षा में अनुशासन क्यों आवश्यक होता है। नर्सरी में पहले दिन शुरू करने के लिए सबसे अच्छी थीम कौन सी होगी? ऑप्शन है
मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा पड़ोस, मेरा स्कूल या मेरा परिवार। तो नर्सरी में पहले दिन जो क्लास स्टार्ट करनी चाहिए टीचर को, वह होनी चाहिए मेरा परिवार, ताकि बच्चे क्लास में सहयोग की भावना में हो। तो मेरा परिवार ये टॉपिक सबसे अच्छा होता है नर्सरी क्लास में पहले दिन के लिए। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की का कुल अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं, कुल अध्यक्ष होते हैं, वे होते हैं ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। और राज्यपाल क्या होते हैं? वे राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुल अध्यक्ष होते हैं। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा के वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पिरेशन किया जाना चाहिए, या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो जो कक्षा में छात्र लगातार प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे आगे आने वाली कक्षाओं में भी प्रश्न इसी तरह पूछते रहें और अपनी जिज्ञासा कायम रखें। वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या ये सभी। तो शिक्षा का जो गुण है जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है उसकी कर्मठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है किसी वस्तु को गहराई से जानने के लिए, ग्राहकों के दोष का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों को पता लगाने के लिए, या प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना कैसे विकास किया जाएगा? ऑप्शन है कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, या आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर्श प्रदर्शित करना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है कि छात्रों में आदर की भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में 12वीं कक्षा डिग्री कोर्स को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन है एनसीईआरटी ने, राधा कृष्ण आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, या माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। निम्न में से किस कोर्स को योग अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जोड़ने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग ने दिया? ऑप्शन है ए बीएड, ऑप्शन 2 है एमएड, ऑप्शन 3 है पीएचडी, या ऑप्शन 4 सीटीईटी। तो मुदालियर आयोग ने जो शिक्षा कोर्स जोड़ने के लिए कहा था वह था ऑप्शन नंबर 2 एमएड। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को जो वर्गीकृत किया गया था वे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। इसलिए सर्वप्रथम क्या जानना जरूरी है? ऑप्शन है सामाजिक दायित्व को, धार्मिक दायित्व को, बाल मनोविज्ञान को, या विद्यालय के नियमों को। तो यदि आप एक विद्यालय के अध्यापक हैं तो सबसे पहले आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये जानना जरूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, तो यदि शिक्षक छात्र में सृजनात्मक चिंतन विकसित करना चाहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को नियंत्रित करके रखें, या उन्हें परंपराओं से न हटने दें, या कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र को टीचर क्या करे? कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे ताकि उसमें सृजनात्मक चिंतन का विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के उद्देश्यों या सुझावों से संबंधित है? ऑप्शन है राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापित करना, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु पाठ्यचर्या में विविधता लाना, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या करे? शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो। ऑप्शन बी है
विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, या ऑप्शन सी है विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या ऑप्शन डी ये सभी। तो एक अध्यापन प्रभावशाली तभी हो सकता है जब अध्यापक शिक्षण कार्य वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीनतम ज्ञान से जोड़कर ही आगे कक्षा प्रारंभ करना चाहिए। की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है। ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुदालियर आयोग को ही शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है इसकी रिपोर्ट को। और जो यशपाल कमेटी है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसकी रिपोर्ट बहुत मशहूर है, वे थी लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना भार के। शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ऑप्शन है भावात्मक क्षेत्र से, संज्ञात्मक क्षेत्र से, क्रियात्मक क्षेत्र से या मनोज्ञात्मक क्षेत्र से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र से। अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता तो अध्यापक को चाहिए कि वह, यदि कक्षा में अध्यापक बच्चों से कहता है स्वच्छता पर ध्यान रखो, लेकिन बच्चे स्वच्छता पर ध्यान नहीं रखते तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है छात्र को अर्थदंड देना चाहिए, उसके अभिभावकों को सूचित करें, कारण का पता करें या अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करें। तो देखिए पहली बात, छात्रों को अर्थदंड देना ये अनुचित है व्यवहार अध्यापक के लिए। दूसरी बात है कि अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहिए, ये भी अनुचित व्यवहार है। दो बचते हैं, उसके अभिभावकों को सूचित करें और कारणों का पता लगाएं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, कारण का पता लगाएं। अध्यापक की बच्चा स्वच्छता पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, उसके उपरांत अभिभावकों से संपर्क करके उसका निदान करें। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 8 सदस्य, 9 सदस्य, 10 सदस्य या ऑप्शन नंबर 4 6 सदस्य। तो मुदालियर आयोग में जो सदस्यों की संख्या थी वे थी ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न में थर्ड 10 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे साक्षर वाला राज्य कौन है। ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, गोवा या केरल। तो भारत में सबसे साक्षर राज्य जो है ऑप्शन नंबर 4 केरल है। अगला क्वेश्चन है को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु आप क्या सुझाव संभव है। ऑप्शन है घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तकों का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है कि मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें या उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक है। तो बच्चों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु जो सुझाव संभव है वह है कि ऑप्शन नंबर सी कि मातृभाषा के बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, जिससे क्या होगा बच्चा अपनी मातृभाषा को ठीक प्रकार से सीख नहीं पाएगा। कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन किसका है। ऑप्शन है राधा कृष्ण आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने या कोठारी आयोग ने। तो आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा और नेता होगा, यह कथन जो है वे संबंधित है, वे है ऑप्शन नंबर 2 मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्रों के लिए है। ऑप्शन है पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है या ये सभी। यहाँ शिक्षक की बात हो रही तो लेडीज टीचर और जेंट्स टीचर दोनों टीचरों की बात हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा शिक्षक जो है ऑप्शन डी वे सभी स्थितियां संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, त्रिभाषा सूत्र एक सुझाव जिसमें मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन 4 है कि ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा देना। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा संदर्भ सही नहीं है मुदालियर आयोग से, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देना, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे निरक्षर वाला राज्य कौन सा है। निरक्षर मतलब जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, बिहार या केरल। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे निरक्षर वाला राज्य जो है ऑप्शन नंबर 3 बिहार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के सुझाव थे। ऑप्शन है नेतृत्व शक्ति का विकास करना, इंटरमीडिएट को समाप्त करना,
निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना या उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए। ऑप्शन बी है ग्राहकों के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी है प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर राइट है वह ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु को गहराई से समझने के लिए ये प्रतिपुष्टि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि शिक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन है ज्ञान कौशल पर बल, ज्ञान कौशल और अभिव्यक्ति पर बल या सोचने पर बल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान कौशल और अभिव्यक्ति पर बल देना शिक्षा से तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण से क्या नहीं विकसित किया जा सकता। ऑप्शन है ज्ञान कौशल अभिव्यक्ति या पाठ्यपुस्तक। तो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होता है उससे ज्ञान भी विकसित होता है, कौशल भी विकसित होता है, अभिव्यक्ति भी विकसित होता है, लेकिन पाठ्यपुस्तक विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पूछा नहीं विकसित होता है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन है वर्धा प्रस्ताव से, कोठारी समिति से, वोट डिस्पेच से या इनमें से कोई नहीं। तो बुनियादी शिक्षा का जो संबंध है वह ऑप्शन नंबर ए वर्धा प्रस्ताव सम्मिलित है। वर्धा बुनियादी शिक्षा को नई तालीम भी कहा जाता है और ये बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से। और बुनियादी शिक्षा का जो प्रारूप तैयार किया था वह जाकिर हुसैन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रक्रिया के तत्व तो नहीं है। ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी, उपकरण या पाठ्यक्रम। तो शिक्षा की प्रक्रिया के जो तत्व होते हैं वे शिक्षक भी होता है, विद्यार्थी भी होता है, पाठ्यक्रम होता है, बल्कि उपकरण नहीं होता है। नहीं पूछा है तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपकरण। अगला क्वेश्चन है कि क्या समझते हैं कि शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि होता है। ऑप्शन बी छात्र उसकी आज्ञा मानते हैं। ऑप्शन सी छात्र उससे डरते हैं। ऑप्शन डी वह छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, वह छात्रों के मनोविज्ञान को समझता है, इसलिए शिक्षक छात्रों को उपयुक्त मार्गदर्शन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, पावलो, मॉन्टेसरी, स्किनर। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी, ये मनोवैज्ञानिक कहने वाले हैं। वह है ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षा का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है। और ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक को सदा अध्यापनशील रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 8 सितंबर या 20 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। और उसके 3 दिन बाद ही आपका ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है ऐसे विश्वविद्यालय को जिनका अपना खुद का केंद्रीय परिसर होता है शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं, यह कथन किसने कहा है, पियाजे ने, स्किनर ने, पाउलो ने या मैकडूगल ने। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे ने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय की क्या विशेषता है। ऑप्शन है स्थानांतरण, आवासीय, सहशिक्षा या उपयुक्त सभी। तो नवोदय विद्यालय में जो स्थानांतरण भी होता है, आवासीय भी होता है और सहशिक्षा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का कार्य नहीं पूछा है। स्कूली शिक्षा का अनुसंधान करना, पाठ्यक्रम का वितरण करना। ऑप्शन सी स्कूली शिक्षा के लिए नवीन नीतियाँ बनाना या पुराने स्थलों की खुदाई करना। तो नहीं पूछा है, तो ये पुराने स्थलों की खुदाई करना ये नहीं कार्य है, बाकी सब कार्य एनसीईआरटी का है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। ऑप्शन है कोई काम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लंबा अवकाश प्राप्त होता है, ट्यूशन से अच्छी कमाई होती है या आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है। तो शिक्षण का सबसे बड़ा आकर्षण ये होता है कि इससे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है।
अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए संतोष की वस्तु क्या होती है? ऑप्शन है सम्मान, उच्च पद, धन या लोकप्रियता। तो जो शिक्षक के लिए एक संतोष की जो वस्तु होती है वे होती है ऑप्शन नंबर ए सम्मान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुण समूह में से कौन सा गुण शिक्षा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है क्षमा, सहयोग, क्रोध, ज्ञान, संयम, विवेक, ईमानदारी का ज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी सहनशीलता, करुणा, अप्रभुत्व। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक में जो आवश्यक गुण होता है वे होना चाहिए संयम, विवेक और ईमानदारी का ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय के लिए शिक्षक कैसा होता है? कुम्हार की तरह होता है, सेना की तरह होता है, प्रशासक की तरह होता है या दंड नायक की तरह होता है? तो अपने विद्यालय के लिए जो शिक्षक होता है वे एक कुम्हार की भांति होता है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक का कार्य है, ऑप्शन है शिक्षण देना, संगठन तैयार करना, संगठन करना, निरीक्षण करना या उपरोक्त सभी सही है। तो अध्यापक का कार्य जो होता है शिक्षण देना भी होता है, संगठन करना भी होता है और निरीक्षण करना भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ किस विषय की जानकारी होनी चाहिए? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र की, समाज शास्त्र की, मनोविज्ञान की, गणित की। तो शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ जो विषय की जानकारी अच्छी होनी चाहिए वे होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का दायित्व होता है सीमित, विद्यालय तक, समुदाय तक या असीमित? तो शिक्षक का जो दायित्व होता है वो विद्यालय तक नहीं होता है, उसके बाहर भी होता है। तो इसका दायित्व जो होता है असीमित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। शिक्षक को किन बातों का निरीक्षण करना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रतिदिन उपस्थिति तथा समय पर पहुंचने का, छात्रों को दिए गए गृह कार्य का, विद्यार्थियों के लिखित कार्य का या उपयुक्त तो सभी का। तो जो देखिए शिक्षक को जो बातों का निरीक्षण करना चाहिए वे होना चाहिए कि विद्यार्थी की प्रतिदिन उपस्थिति अटेंडेंस का ध्यान रखना चाहिए तथा समय पर पहुंचने का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा समय से आ रहा है कि नहीं, छात्रों को दिए गए गृह कार्य की भी जाँच करनी चाहिए, विद्यार्थियों के लिखित कार्य का भी जाँच करना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सीखने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है कभी कभी, बचपन में, युवा अवस्था में या यह एक सतत प्रक्रिया है। तो देखिए मनुष्य को सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वे कभी कभी नहीं होती है, न बचपन में होती है, बचपन भी होती है, युवा अवस्था में भी होती है, लेकिन जो सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वह लगातार एक सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। किसी भी चीज़ को सीखने से क्या होता है, यदि आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उससे क्या होता है? ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन होता है, अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, नकल करना जान जाते हैं या सीख लेना होता है। तो देखिए जब किसी चीज़ को आप सीख लेते हैं तो उससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। और ये क्वेश्चन में सब पूछा जाता है कि अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि किंडरगार्टन प्रणाली का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन स्पेंसर, पावेल, फॉवेल या प्लेटो। तो किंडरगार्टन प्रणाली का जो जन्मदाता है वह है फॉवेल। किंडरगार्टन का अर्थ होता है ऑप्शन ए बच्चों का बगीचा, फूलों का बाग, प्राथमिक स्कूल या सबक क्रिया। तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। तो किंडर मतलब होता है किड्स और गार्डन मतलब होता है बगीचा, तो बच्चों का बगीचा किंडरगार्टन का अर्थ होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति को ध्यान देती है किस पर? शिशु पर, बालकों पर, युवा पर या पूर्ण पर? तो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति जो बनाई गई है वे शिशु के लिए बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिशु पर। तो दोस्तों अब लगातार मैराथन चल रहा है और नेक्स्ट डे आपके लिए सोशल के लिए भी बीएड के लिए सोशल की क्लासेस भी मैराथन क्लास चलेगा। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अपनी तैयारी कायम रखें और ये जीत आपकी पक्की होगी। तो मिलते हैं नई आशाओं के साथ। धन्यवाद।